मैं इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानता हूँ। कूटनीतिक विजय तो भारत की है ही है। इंडियन एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब बात होगी 26/11 मुंबई आतंकी हमले की। बात होगी उस शख्स की जिसके इस खुराफाती दिमाग के अंदर पूरी साजिश का खाका क्लियर था। अब यह भारत आ रहा है और उसके दिमाग में क्या क्या खुराफात थी, क्या क्या साजिशें इसने की थी, वो तमाम इसके दिमाग से अब डिकोड की जाएंगी जब इससे पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तहव्वुर राणा को लेकर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत पहुंचने वाला है। आपको बताएं, एनआईए की टीम ने तहव्वुर राणा को लेकर शाम करीब 7:10 पर, यानी कल शाम करीब 7:10 पर एक स्पेशल प्लेन से अमेरिका से दिल्ली की उड़ान भरी थी। प्लेन जैसे ही दिल्ली में लैंड करेगा, एनआईए तहव्वुर राणा को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लेगी। वहीं एयरपोर्ट से राणा को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। स्वैट कमांडो के सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा होगा। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां राणा के काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसे ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा का मेडिकल टेस्ट होगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। जब भी किसी आरोपी को पकड़ा जाता है या किसी अपराधी को पकड़ा जाता है और उसे कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और उस मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसको कोर्ट में पेशी करनी होती है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर जो भारत का नियम है वो ये है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसकी पेशी कोर्ट में करना अनिवार्य है। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो पास की जो कोर्ट होती है वहां पर उसे पेश करना होता है। खैर, वो अलग कानूनी पहलू है, लेकिन कोर्ट में पेश कर राणा की रिमांड मांगी जाएगी। राणा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, ऐसी बात भी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी में आ रही है। तो तहव्वुर राणा थोड़ी ही देर में लैंड करेगा। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़ेंगे। पालम पर मुकेश लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं, एक एक पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं। उनके पीछे आप बहुत सारे मीडिया कर्मी भी देख रहे हैं क्योंकि वहां पर हलचल लगातार बढ़ रही है। राजीव रंजन एनआईए हेडक्वार्टर के पास मौजूद हैं। वहां पर पुलिस के कर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस का जमावड़ा वहां पर लग चुका है। सीधे मुकेश का रुख। मुकेश, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कितनी देर में लैंडिंग? देखिए, जो जानकारी मिली है सूत्रों से, 12 बजे के बाद कभी भी लैंडिंग हो सकती है। जो तहव्वुर राणा है वो एक स्पेशल विमान से अमेरिका से कल शाम को 7:10 पर निकला है। उसके साथ एनआईए की टीम मौजूद है जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी शामिल है जो उसको लेकर आ रही हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे पीछे जो पालम टेक्निकल एरिया है, कहा जा रहा है कि उसको यहीं पर लाया जाएगा। और यहाँ जैसे ही पहुँचेगा जो दिल्ली। जी मुकेश, जारी रखिए। पहले आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ आ रही थी, लेकिन आवाज अब आपकी ठीक है, जारी रखिए। तो बिल्कुल मैं यही बता रहा था कि जो मेरे पीछे ये पालम टेक्निकल एरिया है, यहाँ पर वो जैसे ही लैंड करेगा, लैंड करते ही जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वाट कमांडोज हैं उनके सुरक्षा घेरे में वो आ जाएगा। चूंकि ये पालम जो एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, अंदर क्या कुछ होगा यहाँ से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये जानकारी मिली है कि मल्टी लेयर्ड सुरक्षा होगी राणा की और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसको लेकर यहाँ से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। उसके काफिले में दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियाँ होंगी जो उसको एस्कॉर्ट करेंगी, तो उसको यहाँ से ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ से जब वो एनआईए मुख्यालय पहुँचेगा तो वहाँ पर सबसे पहले उसको 2009 में जो एनआईए ने टेरर फंडिंग और जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया था 26/11 मुंबई हमलों को लेकर, उस मामले में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एनआईए मुख्यालय में ही उसकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और एनआईए उसको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी ये जो तहव्वुर राणा है उसके जरिए पाकिस्तान से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां मिल सकती है कि आखिर जो 26/11 का हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान के कौन से बड़े चेहरे थे, क्योंकि जांच के दौरान ये बात साफ हुई कि उसका दोस्त डेविड कोलमैन हेडली
9 बार भारत आया था जी, और 9 बार उसने रेकी जी आपके पास लौटेंगे मुकेश। फिलहाल राजीव रंजन के पास चलते हैं जो इस वक्त एनआईए दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। राजीव, बताया जा रहा है कि उन्हें बुलेट प्रूफ कार में लेकर आया जाएगा एनआईए के दफ्तर। तहव्वुर राणा जो है उसके लिए एक स्वॉट टीम जो है वो भी तैयार और तैनात कर दी गई है। जरा विजुअल दिखाएं, बताएं किस तरह से तैयारी है, सुरक्षा राजीव, किस तरह एक से सवाल मेरा की भी जा है। रही है? राजीव, एक सवाल मेरा भी है, वो ये कि पाकिस्तान से जब जब आतंकवाद को लेकर बात होती है वो एक ही राग लापता है, नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी, उसका भारत आना, ये जो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर हैं, इनकी मिली भगत को, इनके गठजोड़ को भी उजागर करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पहले आपको दिखाएं एनआईए हेडक्वार्टर। हमारे ठीक पीछे एनआईए हेडक्वार्टर देख रहे होंगे और ये सारा जो रूट की अगर बात कीजिएगा तो ये रूट जो है एक लिहाज से आम गाड़ियों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ अगर सुरक्षा की बात कीजिएगा तो दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल कमांडो दस्ता है स्वात को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान है और आपको बैरिकेटिंग आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ जो भी जवान अगर मूव कर रहे हैं, ये बस जा रही है तो देखिए सीआरपीएफ के जवान है, तो मतलब कड़ी सुरक्षा में लेकर आया जाएगा। क्योंकि जिस तरह का मुंबई हमला हुआ था और मुंबई हमले का जो कह सकते हैं कि जीवित सबूत जिसको कह सकते हैं कि भारत के जो हाथ में कहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण हुआ। और ये प्रत्यार्पण किस हालत में हुआ है आप बस अंदाज़ा लगाइए कि फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका जाते हैं और वहाँ जो ट्रंप प्रशासन जो है इस बात की इजाज़त देता है कि तहव्वुर राणा को सौंपने में, भारत को सौंपने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यार्पण की कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो भारत आ रहा है और भारत आने के बाद जो सबसे बड़ा जो भारत के हाथ में एक सबूत लगेगा कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट, अब तक पाकिस्तान की बात करें, चाहे एलसी की बात करें, चाहे आईबी की बात करें, चाहे आतंकी घुसपैठ कराता है, वहां भी साफ तौर पर इनकार करता है। लेकिन बिना पाकिस्तान के मदद से क्या 10 आतंकी जो है 2008 में मुंबई आ सकते थे? कराची से मुंबई की दूरी जो है करीब 800 किलोमीटर है, समंदर की दूरी की बात कर रहा हूँ। और वहाँ जब पाकिस्तानी नौसेना होती है, पाकिस्तान का कोस्ट गार्ड होता है, इंटरनेशनल वाटर का क्रॉस करना, उसके बाद बोट के जरिए हिंदुस्तान आना और हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ अटैक करना है, वो सारी बातें जो है एक राणा ने बताई थी उनको। और राणा की बाकायदा कम्युनिकेशन बात चल रही थी, हेडली के साथ बातचीत हो रही थी, लश्कर के आका के साथ बात हो रही थी। तो पाकिस्तान के कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल थे, कैसे साजिश रची गई, पाकिस्तान कब प्लान किया। और राणा को लेकर अगर आपको ध्यान में होगा कि राणा हिंदुस्तान ना आए, जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको केस लड़ने के लिए आईएसआई ने एक बहुत बड़ी फंडिंग की थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार डर सता रहा था कि अगर तहव्वुर राणा हिंदुस्तान आता है और सारे राज खोल देता है तो पाकिस्तान की कलई एक बार फिर से सामने आ जाएगी। बिल्कुल राजीव, आपके पास लौटेंगे राजीव और अपडेट्स के लिए। फिलहाल 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण को एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है, बड़ी कूटनीतिक जीत से बताया जा रहा है। आप भी सुनिए। तहव्वुर राणा का आना भारत में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कूटनीतिक विजय तो भारत की है ही है, क्योंकि इसके पहले अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया। इसके संगी डेविड कोलमैन हेडली को आज तक नहीं दिया। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तहव्वुर हुसैन राणा जो पाकिस्तानी फौज का पूर्व डॉक्टर है और हसन अब्दाल मिलिट्री एकेडमी का ये पास आउट है। बहुत बड़ी, मैं इसको एक भारत सरकार की उपलब्धि मानता हूँ, डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानता हूँ, जो इस प्रकार का आदेश करा सके। और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने पूरा सहयोग किया उसको प्लेन में बैठाने के लिए। बाकी फिर इंडियन एजेंसीज को हैंडओवर कर दिया, बाकी कार्य वो करेंगे, वो आएगा। वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे थर्सडे में, आज वेडनेसडे है, आज या कल में वो लैंड कर जाएगा। एनआईए की कस्टडी में शुरू में रहेगा, एनआईए अपना पूछताछ करेगी उससे। बहुत सी बातें निकल के आ सकती हैं कि और किन किन की सहयोग लिया गया, कौन कौन और कॉन्ड्यूट हैं, क्या हैं। काफ़ी लाभदायक सूचनाएं मिल सकती हैं। और एक मैं इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो मानता ही हूँ, क्योंकि वरना अमेरिकन जो हैं वो हैंडओवर करने में बहुत आनाकानी करते हैं। कनेडियन पाकिस्तानी है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है।
तो बात तहव्वुर राणा की हो रही है। आज वो भारत आ जाएगा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसको लेकर, उसके खिलाफ जो केस है उससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको 26/11 हमले की वो बातें भी बता रहे हैं जो शायद लोगों के जहन में धुंधली हो गई हो। आपको बताएं, एनडीटीवी आपको 26/11 की आंखों देखी भी दिखा रहा है, बता रहा है। उस दौरान एनडीटीवी के कई रिपोर्टर आतंकी हमले को कवर करने पहुंचे थे। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी उस हमले की कवरेज कर रहे थे। वो आपको बताएंगे उस वक्त कैसा मंजर था। आज बात करेंगे 26/11 की। जी हाँ, 26/11 वही घटना जब पूरा देश जो है दहल गया था। उस दिन ताज या कहें मुंबई पर अटैक किया गया था। और एक तरह से कहें तो आपको बताऊं कि न्यूज़ रूम में थे हम लोग, दिल्ली में थे, और जब ये घटना आई थी कि भाई ताज के बाहर फायरिंग हुई है और उस कोलाबा के इलाके में फायरिंग हुई तो सबने सोचा कि चलिए गैंग वार हुआ होगा। हमने पहले सामान्य घटना ली कि मुंबई में गैंग वार होता रहता है, लेकिन वो कोई गैंग वार नहीं था। थोड़ी देर में ही हमें पता चल गया कि यह घटना काफ़ी गंभीर है और मुंबई पर अटैक किया गया है आतंकवादियों द्वारा, और जगह भी चुनी गई है चुन चुन करके। उसमें एक ताज होटल था, आइकॉनिक ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने खड़ा वो ताज, जो कि एक तरह से मुंबई का एक सिंबल है कहा जाता है। सामने जो है अरब सागर की लहरें, और आप सारे लोग वहाँ जाते हैं, जो भी मुंबई घूमने जाता है ताज जरूर देखने जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया जरूर देखने जाता है। जब ये एहसास हुआ तभी हमने ये दिल्ली में हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगियों ने निर्णय लिया कि कुछ लोगों को वहाँ पर मुंबई भेजना चाहिए। हम 3 सहयोगी, जिसमें मैं खुद था, उमाशंकर सिंह थे और नीता शर्मा, हम रात में ही जो है फ़्लाइट लेकर के, जो भी फ़्लाइट अवेलेबल थे, हम मुंबई पहुँच गए। अब जब हम मुंबई पहुंचते हैं तब जाके और स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। मुंबई जिसके बारे में कहा जाता है मुंबई कभी नहीं सोती है, मुंबई हमेशा चलती फिरती रहती है, मुंबई में जगह कम है, भीड़ ही भीड़ है। जब हम ताज के रास्ते जा रहे थे तो पूरा एहसास हो गया था कि स्थिति कितनी गंभीर है। सड़कें सूनी थी, सायरन की आवाज़ आ रही थी। वो सायरन या तो पुलिस के जीप की थी या फिर एम्बुलेंस की थी या फायर ब्रिगेड की थी, और इसी तरह हम जल्दी से ताज पहुंच गए। जब ताज के सामने पहुंचते हैं, आप सोचिए कोई रिपोर्टर दिल्ली से मुंबई जाता है, मध्यम वर्गीय रिपोर्टर ताज को देखता है, निहारता है और देखता है कि ताज जो है वो जल रहा है। एक जो बहुत बड़ा शौक लगता है वहाँ पर पहुँचने पर कि आखिर ये कैसे हो गया। हम वहीं पे डट गए। हमें कोई उस वक्त कवरेज के लिए आए थे, हम महज 50 मीटर के दूरी पे थे जो है ताज के सामने, क्योंकि उस वक्त तक हमें पता नहीं था, शायद उस वक्त तक मीडिया रेगुलेशन के बारे में भी इतना कुछ नहीं था कि कहाँ तक जो है रिपोर्टरों को अलाउ किया जाए। कैमरा टीम खड़ी थी और केवल एनडीटीवी की ही टीम नहीं, बाकी सारी कैमरा टीम वहीं पे खड़ी थी। हम 50 मीटर की दूरी पे ताज के सामने थे और 50 घंटे वहीं डटे रहे जब तक कि ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। हमें इंतज़ार था कार्रवाई कब ख़त्म होगी। पुलिस का आना जाना लगा है, सायरन जो है वो लगातार बज रहे हैं, कुछ डेड बॉडीज़ भी निकल रही हैं और तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं। एनएसजी दिल्ली से आ रही है। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। उस दृश्य का वर्णन जो है मैं अभी भी मुझे याद है, मतलब आप समझिए 17 साल से ज़्यादा का समय हो गया होगा, लेकिन मैं अभी भी एक एक जो गोली की आवाज़ चलती है मेरे जहन में एकदम बसी हुई है। मैं अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन चीज़ों को जब याद करते हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने जो है आतंकवादी गतिविधियां कवर नहीं की है। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस वक्त भी मैं मौजूद था, मैंने ही वहाँ से रिपोर्ट किया था। कश्मीर में कई जगह रिपोर्ट की थी, लेकिन ये जो था ना, आप एक आमने सामने वाला दृश्य, आप सोचिए कि ताज 50 मीटर पे है, 60 मीटर पे है और आप वहाँ पे खड़े हैं और गोलियों की आवाज़ दोनों तरफ से सुन रहे हैं। लास्ट में जाकर के जब बहुत दिन निकल गया, रात भी निकल गई, अगला दिन हो गया और वो स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है। किसी को अंदर जाने की जो है इजाज़त नहीं थी। अलग अलग जगह भी जो है आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ से भी ढेर सारी खबरें आ रही थी। सीएसटी जो है रेलवे स्टेशन वहाँ हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, कोलाबा में ही जो है एक कैफ़े था वहाँ हुआ था। और ये जो कोलाबा और ये जो ताज का इलाका है, ये दक्षिण दिल्ली का आप कह सकते हैं कि ओल्ड दक्षिण मुंबई का ओल्ड जो है वो इलाका है, जहाँ पे
बड़े बड़े लोग रहते हैं, और उसके आप कहें तो मुंबई के दिल पर हमला किया गया था। और लगातार जैसा मैंने कहा कि हम सामने डटे रहे, लास्ट में जाकर के एक पिन पॉइंट किया गया, ठीक हमारे सामने एक कमरा था और ठीक सामने एक खिड़की दिख रही थी। हमें बताया गया कि आतंकवादी यहीं आकर के होल्ड अप हो गया है, और ठीक हमारे ठीक बगल से जो है वहाँ पे ग्रेनेड फेंका जाता था, और हमें कहा जाता था जब ग्रेनेड जाए या यहाँ से हम फायरिंग करें तो आप सब नीचे ज़मीन पे लेट जाएं। तो हम ज़मीन पे लेटे रहते थे, एक ग्रेनेड इधर से मारा जाता था, उसके जो रिबाउंड आते थे उसमें से भी कुछ चीज़ें जो है इधर उधर छिटक के आती थी हमारे तरफ। लास्ट में जब एक सुबह, मैं आपको याद दिलाऊं, 2 दिन बाद दूसरे दिन सुबह हमें ये बताया गया कि यहाँ इस कमरे में जो आतंकवादी था उसको मार गिराया गया है। और एक हमने देखा कि काले रंग का एक जो है वो कोई डेड बॉडी टाइप की चीज़ एक जो खिड़की से वो नीचे गिरती है, और उसके बाद ये कहा गया कि अब ऑपरेशन जो है ख़त्म कर दिया गया है, हमने आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो वो एक सीख थी भारतीय एजेंसीज के लिए जो उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। सब के लिए वो सीख थी, हम एक रिपोर्टर के लिए भी सीख थी कि किस ढंग से कवरेज करना चाहिए। उसके बाद ढेर सारे रेगुलेशंस बने, उस समय ये भी कहा गया कि आप लाइव नहीं दिखा सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें जो है उसके बाद हमारे जीवन में एज ए पत्रकार होने के नाते और शायद सभी सुरक्षा एजेंसियों के जीवन में सारी चीज़ें बदल गई।